मैं डॉक्टर सीपी राय साहब हैं हम लोगों के साथ। आपसे पहली बात यही शुरू कर रहा हूं कि इंडिया गठबंधन ने पेशकश की है कि भाई जो पुरानी परंपरा के अनुसार स्पीकर रूलिंग पार्टी का होता है, डिप्टी स्पीकर ऑपोजिशन का होता है। ये एक परंपरा है। इंडिया गठबंधन ने वही पेशकश की है कि भाई आप लोग अपना स्पीकर बनाइए, हम आपको उसमें सहयोग देंगे। सर्वसम्मति से बनना चाहिए क्योंकि सबका विश्वास होना चाहिए, लेकिन डिप्टी स्पीकर का पद इंडिया गठबंधन जो सबसे बड़ा विपक्षी गठबंधन है उनको मिलना चाहिए। मैं लोगों को एक चीज और बता दूं, मोदी जी के का बस चले तो वो स्पीकर कोई पद ही न रखे। वो तो किसी एक अपने अधिकारी को, गुजरात के पुराने अधिकारी को कुछ मैनेजर टाइप बना दें, क्योंकि मोदी जी ने 2014 से 2019 स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का पद होता है, संसद में लगातार रहता है, वो पद था। 2019 से 2024 पूरे 17वीं लोकसभा में कोई डिप्टी स्पीकर नहीं रखा गया था, कोई डिप्टी स्पीकर नहीं था। और उसके पहले का इतिहास यह है कि 2014 से 19 में एआईएडीएमके के थंबी दुराई थे। वो थोड़ी बेमानी वाला काम था कि अपने सहयोगी दल को आपने बना दिया था, लेकिन कम से कम बीजेपी का नहीं था। 2009 से 14 में जब कांग्रेस की सरकार बनी थी और मीरा कुमार जी जिसकी स्पीकर थी, उस समय कांग्रेस ने इस परंपरा का पालन करते हुए करिया मुंडा जो थे, उनको बीजेपी के थे, उनको बनाया था संसदीय मतलब डिप्टी स्पीकर। 2004 से 2009 में फिर बीजेपी के ही डिप्टी स्पीकर बने थे। ये एक परंपरा है। मैं डॉक्टर राय आपसे एक जो चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि 240 सीट आने से मोदी जी भले ही बाहर से ना कहें, लेकिन उनको कहीं संसदीय जो मतलब पुरानी परंपराएं होती हैं ये सब याद आने लगी हैं, या आपको लगता है कि सब कुछ नहीं होगा, मोदी जी की जो स्टाइल है अपना बुलडोज करने की, वो उसी स्टाइल में चलेंगे? डॉक्टर सीपी राय। मोदी जी का विश्वास लोकतंत्र में न कभी था, न कभी है, न कभी रहेगा। पूरी आरएसएस की जमात को लोकतंत्र से कोई लेना देना नहीं है। ये तात्कालिक मजबूरी है, लोकतंत्र को स्वीकार करना, संविधान को स्वीकार करना, ये तात्कालिक मजबूरी है। जब इनको भारी बहुमत मिल गया तो उन्होंने सब कुछ उठाकर ताक पर रख दिया। अभी थोड़े से बहुमत नहीं है, किसी भी समय कुर्सी हिल सकती है, परेशानियां सामने हैं। तो हो सकता है कि इनका संसदीय कार्य मंत्री खड़गे साहब से मिलने चला गया, लेकिन पिछले 10 साल को गौर करिए आप, बड़े से बड़े देश के फैसले विपक्ष के किसी नेता को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, जबकि ये 1952 से लेकर लगातार परंपरा रही है कि कोई बड़ा फैसला, वो विदेश नीति का हो, वो सुरक्षा की नीति का हो, या अन्य कोई बड़े मामले हो, उसमें जो विपक्ष का प्रमुख दल होता है उसको विश्वास में लिया जाता है और लेकर के तब फैसले होते हैं। इन लोगों ने तानाशाही पूर्ण सरकार चलाई है। अभी ये जो जेस्चर दिखाई पड़ रहा है वो भी किरण रिजिजू जैसे आदमी का जाके मिलना, ये स्वाभाविक नहीं है। ये तात्कालिक तौर पर मजबूरी का इनका जेस्चर है, मजबूरी में मिलने चले गए। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 7 साल सरकार को हो गए और विपक्ष जो विधानसभा में उपाध्यक्ष या विधान परिषद में उपाध्यक्ष का पद खाली पड़ा है। इनका विधान परिषद में खुद बहुमत है, उसके बावजूद विधानसभा में कार्यवाहक चेयरमैन के पद से काम चला रहे हैं। आज तक चेयरमैन पद की इन्होंने उसकी नियुक्ति करने या उसका चुनाव कराने की कोशिश नहीं की। इस पार्टी का इन बातों में विश्वास ही नहीं है और इनके भ्रम में भी हमें आपको आने की जरूरत नहीं है। ये जो भी करते हैं मजबूरी में करते हैं। जो ही जिनको पूरी पावर मिल जाएगी, पूरी ताकत मिल जाएगी, या अभी भी 2-3 महीने में अगर ये बहुमत जुटाने में कामयाब हो गए और लोगों का दल तोड़ने में कामयाब हो गए और 280 सीट करने में कामयाब हो गए, तो फिर इनका तांडव आप उसी तरह देखेंगे। ईडी, सीबीआई और जितने भी तंत्रों का दुरुपयोग है, लोग लोकसभा राज्यसभा को जता बता देना, उनके लोगों को बर्खास्त कर देना, बाहर कर देना, मन चाहे तरीके से संसद चलाना, मन चाहे तरीके से कानून पास करा लेना, वही सब चीजें देखने को मिलेगी। मुझे इनको लेकर के इन लोगों के बारे में कोई गलतफहमी नहीं है। आनंद जी। जी, मैं एक और छोटे से एक चीज आपसे पूछ लूं, वो इसलिए केवल भाई आज एक दो मैंने जानबूझ के उस बात से शुरू नहीं किया। आज ईद उल जुहा है, मतलब बकरीद हम लोग बोलते हैं जनरल भाषा में, उसकी मुबारकबाद देने की सबको जरूरत है, लेकिन साथ में एक ऐसा हादसा हुआ है बंगाल में जो केवल और केवल सरकार की जो केवल ढुलमुल नीति नहीं, सरकार इज नॉट बॉदर्ड, उसको कोई सुरक्षा से उससे नहीं है, वो केवल झंडे हिलाने और वंदे भारत को उसमें मगन है। एक हादसा हुआ है और वो केवल सेफ्टी रूल्स का, सुरक्षा के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह है रेलवे का।
मैं डॉक्टर राय आपसे जो एक छोटा प्रश्न इसलिए पूछ ले रहा हूं, मुझे एक अजीब सा लगा कि ये कौन से लोग हैं। हादसा हुआ है, लोग मरे हैं। अश्वनी वैष्णव जी वहां बताया जा रहा है कि मोटरसाइकिल पे बैठ के और साइकिल पे बैठ के कैसे कैसे पहुंचे हैं। और अभी 1 घंटा पहले भारतीय जनता पार्टी ने एक पत्र जारी किया है कि महाराष्ट्र के प्रभारी जो जो वो आया है अश्वनी चौबे और भूपेंद्र यादव जी को महाराष्ट्र इलेक्शन का प्रभारी। अरे आज तो नहीं करते तो इन लोगों को मतलब शर्म लिहाज भी जो होता है ना कि थोड़ा कुछ कर लेते भाई, आज ही करने का। मैं एक छोटी टिप्पणी इस पे भी चाहूंगा क्योंकि ये कैसे ये संवेदनहीनता बिल्कुल है भाई। अच्छा, आपने संवेदनशील कब देखा? जब लाखों लोग लाइन में लगे हुए थे नोट बदलने की लाइन में और सैकड़ों लोग मर गए, तब आपने संवेदनशील देखा क्या इनको? जब 50-60 लोग कोरोना काल में मर गए, तब आपने संवेदनशील देखा क्या? पूरी आरएसएस आपको कहीं नजर आई क्या? जब पूरा कोरोना खत्म हो गया, ये हुआ कि अब कोरोना नहीं फैल रहा, कंट्रोल में आ गया, तब आखिरी के 2-3 दिन आरएसएस के लोगों ने इधर उधर बस स्टेशन वगैरह पे अपने कैंप लगा के फोटो खिंचवा लिए कि हम सेवा कर रहे हैं। उसके पहले न इनकी कोई हॉटलाइन जारी की थी, न वो उठ रही थी, न इनके कोई लोग उनसे बात कर रहे थे। ये लोग खुद राहुल गांधी द्वारा सहायता जो दी जा रही थी, जिसमें पीवी श्रीनिवास का चेहरा सामने था, उसके ऊपर आश्रित थे, उन्हीं से सब मदद मांगते घूम रहे थे। वो बीजेपी के लोग भी थे, वो गोदी मीडिया के लोग भी थे और अंतर्राष्ट्रीय एम्बेसीज के लोग भी थे। तो संवेदनशील ये लोग कभी नहीं रहे। इतने बड़े बड़े बलात्कार कांड हो गए, 100 किसान डेथ हो गई, बॉर्डर पर बैठे बैठे लाखों किसान आत्महत्या कर लेते हैं, लाखों नौजवान आत्महत्या कर लेते हैं। क्या कभी संवेदनशील देखा आपने? किसी हत्या, बलात्कार, महंगाई, बेरोजगारी, नौजवानों की आत्महत्या, लड़कियों के साथ सामूहिक बलात्कार, इन किसी इशू पे आपने आरएसएस को चिंतित होते देखा क्या? अगर आरएसएस चिंतित नहीं है तो आरएसएस तो बीजेपी के माई बाप है, दोनों है। उसका ये 100-150 पुत्रों में से एक पुत्र है बीजेपी। तो फिर ये संवेदनशील कैसे हो सकते हैं? संवेदना से इन लोगों का कोई लेना नहीं। आनंद जी, हम लोग को इनके बारे में कोई गलतफहमी नहीं पालना चाहिए। ये लोग हिटलर का ही एक दूसरा भारतीय इनका संस्करण है, उसी का इंतजार कर रहे हैं, उसी तरह का राज कायम करने का इंतजार कर रहे हैं, वैसा ही बनने का इंतजार कर रहे हैं, वही इनका सपना है। हम लोगों को इसके प्रति खुद भी चौकन्ना रहना पड़ेगा और देश को आगाह करते रहना पड़ेगा और बताते रहना पड़ेगा कि इतिहास में जाकर के हिटलर का इतिहास जरूर पढ़ लें, हिटलर के भक्तों का इतिहास भी पढ़ लें और हिटलर के भक्तों का परिणाम भी पढ़ लें। ये हमको बताते रहना पड़ेगा पूरे देश को। हमारी और आपकी जिम्मेदारी है, धनंजय जी की जिम्मेदारी, हम सब लोगों की जिम्मेदारी है। जी आनंद जी। मैं डॉक्टर राय, मैं 1 मिनट में उस बात को कंप्लीट कर लूं जो केसी त्यागी साहब जब 77 में इमरजेंसी हटी और जनता पार्टी की सरकार बनी, उस समय जो पावर स्ट्रगल था प्रधानमंत्री की कुर्सी को लेके, वो मुरारजी भाई, चरण सिंह जी और जगजीवन राम जी के बीच में बहुत ज्यादा था। उस समय जो राजनारायण जी थे, उनके पास केसी त्यागी जी ने गाजियाबाद के कहीं आउटस्कर्ट्स में किसी ढाबे के पास या कहीं से कुछ सुरेश कुमार की कुछ वो भी आई, तस्वीरें भी आई। कुछ तस्वीरें खुशवंत सिंह के द्वारा मेनका गांधी जी के जो उस समय का एक पत्रिका चलाती थी, उस पत्रिका में भेजी गई और उस पत्रिका ने बाकायदा वो छापा। उसी तरह से ये फोटो ले आके इन्होंने राजनारायण जी को दी और जैसा कहा जाता है, और ये बहुत विस्तार से, मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं, ये जानते सब लोग थे, लिखा कहीं किसी ने नहीं था। तो संतोष भारती जी हैं, उस समय के बड़े पत्रकार थे, बाद में संसद सदस्य भी बने थे, उन्होंने अपनी किताब में इसका बाकायदा विस्तृत विवरण दिया है कि कैसे कैसे वो लाया गया और कैसे क्या हुआ। और उसके बाद ये उसको ले आए थे और तभी से इनकी राजनीतिक पारी वो हुई थी। मैं लेकिन ज्यादा एक इंपॉर्टेंट बात डॉक्टर राय आपसे एक और चीज समझना चाहूंगा, ये पार्लियामेंट को बुला क्यों नहीं रहे हैं? मतलब आप इतना लेट क्यों कर रहे हैं? संसद सदस्यों को भाई अपनी शपथ लेने दीजिए, शपथ लेंगे तब उसके बाद इंटाइटल बहुत सी चीजों के होंगे, विकास के काम रुके हैं, डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं, वहां पे वो कुछ ना कुछ रहेंगे। दूसरा, ये जो अब 240 पे आते ही मैं एक चीज और आपसे समझना चाहूंगा, कांग्रेस के केवल 99 सीटें आई हैं और एक अगर सांगली के उनको मान लें तो 100 सीटें हैं, लेकिन कांग्रेस ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आती है। बीजेपी 240 के बाद मतलब कहीं से दिक्कत तो नजर आ ही रही है। स्टेटमेंट आ रहा है कि आयकर के कुछ स्लैब अब कम किए जाएंगे, उस टैक्स के स्लैब्स को, कुछ रेट को कम किया जाएगा, इत्यादि इत्यादि। तो एक तो मैं इस पे आपसे कि कांग्रेस इतनी कॉन्फिडेंट क्यों है जबकि उसके तो केवल 100 ही सदस्य हैं, वो उनके 240 हैं। और एक छोटी बात और, क्योंकि इटली की बात हो रही है, ये मोदी जी एस जयशंकर को साथ क्यों नहीं ले जाते हैं? फॉरेन मिनिस्टर वो हैं, मतलब
उनको घर में वो किस लिए बनाए गए हैं भाई? वो फॉरेन मिनिस्टर, तो उनको मतलब मैंने एक दिन और पूछा था कि उस जहाज में जगह नहीं है, वो छोटे जहाज से जा रहे थे, कि जहाज में मतलब दिक्कत क्या है? सूटकेस ज्यादा हो गए थे, कहाँ दिक्कत नहीं थी भाई? मैं दोनों चीजों पे, पहले आपका एक मतलब कांग्रेस का कॉन्फिडेंस, और दूसरा एस जयशंकर साहब को ना ले जाना। डॉक्टर राय, देखिए, कांग्रेस के कॉन्फिडेंस का जो सवाल है वो केवल 99 नहीं है। कांग्रेस को 3 एमपीज का समर्थन और मिल गया, 102 हो गई है। लेकिन जब वो केवल 53-54 भी थी, तब भी उसके कॉन्फिडेंस में कोई कमी नहीं थी, इसलिए कि उनके पास एक लंबा अनुभव है। राहुल गांधी जब खड़े होकर संसद में, लोकसभा में कहते थे कि चीन के साथ जो मामला आप हल नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग एक्सपीरियंस है देश सभी का, आइए हमसे बात करिए, हम इसको आप बताएंगे कैसे हल किया जाए। आपको याद होगा कि जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था और मनमोहन सिंह ने कहा था कि बहुत बड़ा ब्लंडर है, बहुत बड़ी लूट है ये, और कम से कम 2% जीडीपी का नुकसान देश को होगा। लेकिन उसके बाद मनमोहन सिंह ने फिर एक बयान और दिया था कि जो हो गया, आइए मिल करके बात करें और निकालें कि इसको देश से, इसके इन परिस्थितियों से कैसा निकाला जाए। ये अलग बात है कि इतने अहंकारी लोग हैं कि इन्होंने बात करने की कोशिश न उस मामले में की, न चीन के मामले में की, वो अपना उनका तरीका है। लेकिन कांग्रेस के आत्मविश्वास में कभी कभी नहीं थी। अब की तो खैर 100 से ऊपर हो गया है, और फिर कांग्रेस अपने को अकेले मान के नहीं चल रही, वो पूरे इंडिया गठबंधन को इंटेक्ट मान के चल रही है। 235-36 एमपी हो जाते हैं, तो 235-36 एमपी बहुत कम नहीं है, और वो भी ऐसे लोगों के सामने जो बहुत अज्ञानी टाइप के लोग हैं, जिनको किसी चीज का ज्ञान नहीं है, जो ब्यूरोक्रेट्स के भरोसे देश और सरकार चलाने जा रहे हैं और चलाते रहे हैं, उनके सामने कांग्रेस पार्टी का कॉन्फिडेंस ऊपर रहना स्वाभाविक ही है। उसके बारे में कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए किसी को। ये अलग बात है, कुछ बड़े नेता हार गए चुनाव, दिग्विजय सिंह से ले कई लोग ऐसे इस तरह के, आनंद शर्मा, दिग्विजय सिंह, अगर वो लोग लोकसभा में आ गए होते शायद मोदी जी को बहुत भारी पड़ते। क्योंकि आपने देखा होगा राज्यसभा में जब गुलाम नबी आजाद नेता विरोधी दल थे, तो उनके सामने कभी चाहे अमित शाह रहे हो, चाहे मोदी रहे हो, जब भी कोई इशू आता तो उनके सामने बोलते नहीं थे, बड़े विनम्र रहते थे। इसलिए कि गुलाम नबी आजाद के पास एक लंबा तजुर्बा था, संसद का और मंत्रिमंडल का, सरकार का, दिल्ली का लंबा तजुर्बा था। जैसे प्रणब मुखर्जी के पास लंबा तजुर्बा था। मुझे एक घटना ध्यान है, प्रणब मुखर्जी जी बैठे थे साइड, सामने से अडवाणी जी ने कोई बात कही, प्रणब मुखर्जी खड़े हुए, उन्होंने कहा नहीं आप जो बात कह रहे हैं गलत है, ये तो फला संघ की बात और घटना ऐसी है। तो अडवाणी जी बेचारे शर्मिंदा हुए और बैठ गए। तो अनुभवी लोगों का कोई मुकाबला, अनुभव का कोई मुकाबला नहीं होता है, और अनुभव कांग्रेस के पास है, सरकार चलाने का भी और देश चलाने का भी, और देश की राजनीति का, देश की समस्याओं का, वो अनुभव कांग्रेस के पास है। और वही अनुभव कांग्रेस पार्टी को उसमें आत्मविश्वास भरता है, वो जो पुराना अनुभव है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा आपने पूछा था मोदी जी और विदेश मंत्री का। सुषमा स्वराज जी बड़ी सक्षम विदेश मंत्री थी, सुषमा स्वराज जी बड़ी सक्षम नेता थी, और वो उन आदर्शों में विश्वास करती थी कि सत्ता और विपक्ष दोनों दो पहिए हैं, दोनों के साथ चला जाता है, और उनकी पॉपुलैरिटी उसी तरह की थी। आपको याद होगा कि सुषमा स्वराज जब विदेश मंत्री थी तो उनको भी आमतौर पर कहीं नहीं भेजा जाता था, उनको भी लेके नहीं जाया जाता था। मोदी जी वन मैन शो के तानाशाह हैं। वो आपको वो भी दृश्य याद होगा, एक जगह मोदी जी उतरे और उतर कर आगे बढ़े, एक आदमी आगे बढ़ करके उनको गुलदस्ता देने लगा या फूल देने लगा, तो मोदी जी वहीं रुक गए, उसको इशारा किया पीछे हटो, 2-3 बार इशारा किया, वो नहीं समझ पाया। फिर उसके पीछे खड़े आदमी ने कहा भाई पीछे आकर के लाइन में लग जाओ। तब मोदी जी पीछे फिर 2 कदम पीछे गए, और फिर उनका जो शूट होना था उस तरह से आगे बढ़े, और फिर स्वागत सत्कार करते हुए लोग निकल गए। तो जो आदमी इतना बनावटी हो, जो आदमी पूरे टाइम शूटिंग के चक्कर में रहता हो, जो आदमी अपनी सेल्फ इमेज को लेकर इतना परेशान हो कि अपने ही सुरक्षा कर्मी को हाथ से धक्का दे देता हो कि पीछे हट जाओ, तुम फोटो में आ रहे हो, तो जो आदमी इस तरह का हो, उससे उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि वो लोकतांत्रिक होगा। कोई भी आदमी जो सिर्फ अपने लिए सोचता हो, अपने लिए करता हो, अपने लिए जीता हो, उसका लोकतांत्रिक होना तो किसी हालत में संभव ही नहीं है। मोदी जी के साथ वही स्थिति है, और उसका दुष्परिणाम भारत देश ने 10 साल भुगता है, और अभी जितने दिन अभी शासन में और रहेंगे उतने दिन और भुगतना पड़ेगा। जयशंकर के बारे में जहां तक है, मेरी धारणा बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि मेरी अपनी एक सोच ये रही है कि जो आदमी जिस विषय का होता है उसको उस विषय का मंत्री कभी नहीं बनाना चाहिए। उसके अपने रिजर्वेशन होते हैं, मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन मैं राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी हूं, मेरी धारणा ये हमेशा से रही है। जैसे आप पत्रकार हैं, अगर आपको आईएनबी का मिनिस्टर बना दिया जाए तो आप सबसे असफल आईएनबी मिनिस्टर साबित होंगे, क्योंकि आपके उसके अंदर तमाम रिजर्वेशन, अपने तमाम प्रॉब्लम्स होंगी, आपके तमाम चीजें होंगी, आप उसके साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। एजुकेशन का आदमी है, उसको आप एजुकेशन मंत्री बना दीजिए, उसके अपने रिजर्वेशन सारे आ जाते हैं। तो ये स्थितियां, यही स्थिति हम लोग कई सारे मामलों में देखने को मिली है। जयशंकर से ज्यादा फेल विदेश मंत्री मुझे नहीं लगता है कि फिलहाल निकट भविष्य में हमने कभी अपने निकट भूतकाल में
ने कोई और देखा हो। बिल्कुल ही ऐसा आदमी जिसको विदेश नीति में कोई ज्ञान नहीं है, वो ज्यादा बेहतर विदेश मंत्री साबित होता रहा है। तो यही स्थिति है। और मोदी जी को खैर किसी भी चीज का ज्ञान नहीं है और कोई ज्ञान वो लेना भी नहीं चाहते कि कोई ज्ञान ले किसी से। उनके यहाँ तो विवेकानंद ट्रस्ट और आरएसएस के दफ्तर जो तय हो जाता है, वही उनको बोलना है, वही उनको करना है। तो मोदी जी वही करते रहते हैं। और जब कोई देश का प्रधानमंत्री जिसको नेतृत्व करना है वो कुछ लोगों की कठपुतली होगा, तो निश्चित तौर पर वो देश के साथ न्याय तो नहीं कर सकता। जी आनंद जी। जी।